नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हम बिहारी के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बिहारी के काव्य सौंदर्य के कला पक्ष पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भाव पक्ष साहित्य या काव्य का अंतरंग पक्ष है और कला पक्ष उसका बहिरंग पक्ष। साहित्य साधना में दोनों पक्षों का ही समान महत्व है। काव्य के बाह्य अंग जैसे छंद, शब्दार्थ, भाषा, अलंकार, गुण, रीति, शैली आदि कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। बिहारी के आलोचक इस बात से तो सहमत हैं कि बिहारी की कथा बहुत ही सजीव रही है, परंतु कुछ आलोचकों ने बिहारी से बराबर ये शिकायत की है कि उन्होंने कला पक्ष को अधिक महत्व देकर भाव पक्ष की उपेक्षा की है। बिहारी के भाव पक्ष के बारे में तो हम कल पढ़ ही चुके हैं, तो आइए आज हम कला पक्ष के अंतर्गत काव्य के बाह्य अंग छंद, अलंकार, भाषा, शैली, रीति आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कला पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले है भाषा एवं शब्द भंडार। भाषा ही बाहों की वाहिका होती है, यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। उन्होंने ब्रज भाषा को उसके साहित्यिक स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। बिहारी की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। निश्चय ही इनकी भाषा अत्यंत मनोहर और सजीव है। बिहारी ने लहलहात, झलमलात, जगमगात आदि ऐसे अनेक सजीव शब्दों का प्रयोग किया है जो हमारी आँखों के सामने एक पूरा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। जैसा विषय है उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग कविवर बिहारी ने किया है। नायक नायिका घर में सब लोगों के सम्मुख इशारों और भावभंगिमाओं से कैसे अपने मनोभाव व्यक्त कर लेते हैं, यह इस दोहे में देखिए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नयनन ही सो बात। शब्द चयन चातुर्य में बिहारी अत्यंत ही कुशल है। उनका एक एक शब्द सीधा हृदय पर जाकर चोट करता है। इसके अतिरिक्त बिहारी ने संस्कृत, अर्धतत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग भावानुकूल एवं स्थिति के अनुसार किया है। राजनीतिक कारणों से फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। बिहारी की भाषा को मुहावरों के प्रयोग से भी अत्यधिक चुस्ती और सरसता प्राप्त हुई है। वास्तव में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा की प्रौढ़ता में वृद्धि करती हैं। बिहारी ने उनका प्रयोग अत्यधिक सजगता और जागरूकता से किया है। उदाहरण के लिए कान पातरी, दई दई करना, आँख लगाना, दीठी लुकाना, मूठ मारना आदि मुहावरों से भाषा की व्यंजकता एवं शक्तिमत्ता और अधिक बढ़ गई है। अब भाषा के पश्चात हम आते हैं शैली पर। भाषा के पश्चात कला का दूसरा सोपान शैली है। वर्णन करने वाले विषय के ढांचे तथा प्रतिपादन की शैली पर ही उसके प्रभाव तथा सौंदर्य का ज्ञान होता है। बिहारी ने जिस प्रकार विविध विषयों को व्यक्त किया है, उसी प्रकार उन्होंने विविध शैलियों को भी अपनाया है। जैसे नंबर 1, उन्होंने व्यंजना प्रधान अलंकृत शैली का प्रयोग किया है। यह उनकी प्रतिनिधि शैली है और इसको उन्होंने रूप वर्णन, क्रिया विदग्धता या वाक वैदिध्य और भावों की गंभीरता के लिए इस शैली को अपनाया है। दूसरी है व्यंजना प्रधान स्वाभाविक शैली। बिहारी ने अनेक विषयों को सरसता, सरलता, चित्रमयता तथा स्वाभाविक स्थिति से भी स्पष्ट किया है।
तीसरा है कल्पना प्रधान ऊहात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग अधिकांशतया श्रृंगार पक्ष के विरह वर्णन के संदर्भ में कवि ने किया है। बिहारी की वियोग वर्णन के संबंध में कही गई अनेक उक्तियाँ कल्पना से परिपूर्ण हैं और बहुत जगह वो ऊहात्मक या हास्यास्पद भी हो गई है। इसके अलावा वक्र कथन शैली, वाक वैधिध्य की दृष्टि से बिहारी ने इस शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में कवि ने विरोधाभास, श्लेष और अनेक मुहावरों को अपनाया है। बिहारी की भाषा शैली के संबंध में हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा में प्रसाद, ओज और माधुर्य गुणों का भी समावेश है, परंतु सामान्यतः माधुर्य और प्रसाद गुण ही इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। इस संबंध में आचार्य शुक्ल जी का कथन है कि ऐसे सरल और मनोहर उदाहरण संस्कृत के सारे लक्षण ग्रंथों से चुनकर भी इकट्ठे किए जाए तो भी उनकी इतनी अधिक संख्या नहीं होगी। अर्थात बिहारी के काव्य में अत्यधिक सरल और सरस उदाहरण भरे पड़े हैं। इसके पश्चात हम आते हैं अलंकार योजना। काव्य जगत में अलंकारों का विशेष महत्व है। काव्य की आत्मा अलंकार को मानने वाले में महामह दंडी आदि आचार्य आते हैं जिन्होंने इस पर विशेष बल दिया है। बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की अलंकार विषयक मान्यता का अंधा अनुकरण नहीं किया है। बिहारी ने प्राय सभी प्रकार के अलंकारों का प्रतिपादन किया है, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य रसास्वादन कराना था, न कि सिद्धांत विवेचन करना। इसीलिए बिहारी ने सादृश्यमूलक, संभावनामूलक, चमत्कारमूलक तथा अतिशयतामूलक अलंकारों का प्रयोग अपनी सत्से में किया है। इनमें उत्प्रेक्षा, असंगति और विरोधाभास का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है। तो यहाँ पर इनके अलंकारों के कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम अलंकारों में हम कहते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसी प्रकार से तद्गुण अलंकार का एक उदाहरण देखिए। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पर ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष द्युति होती। असंगति अलंकार का भी एक अन्य उदाहरण देखिए। दृघ उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। इसके अतिरिक्त बिहारी ने अनेक शब्द अलंकारों में यमक, श्लेष आदि का भी प्रयोग किया है। श्लेष अलंकार का उदाहरण देखिए। अजो तर्यो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। यहाँ तरोना श्रुति और बेसरी में श्लेष का विधान हुआ है। इसी प्रकार से यमक अलंकार का यह उदाहरण देखिए। तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार होने पर यमक का सौंदर्य द्रष्टव्य है। उर्वशी शब्द की यमक प्रियता के अतिरिक्त किसी शुद्ध भाव की यहाँ पर सृष्टि नहीं होती है। यमक के प्रयोग में बिहारी ने बहुत कम स्थानों पर भावों की रक्षा की है, अन्यथा केवल चमत्कार प्रदर्शन को ही उन्होंने प्रमुखता दी है। इसी प्रकार से एक और यमक का उदाहरण देखिए। पावक सो नैननु लग्यो, जावक लाग्यो भाल, मुकरु होंगे नेक में, मुकरु विलो को लाल। मुकरु शब्द में यमक अलंकार की सृष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त शब्द अलंकारों में अनुप्रास का प्रयोग भी उन्होंने किया है, परंतु वह स्वाभाविक रूप से ही कहीं कहीं स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे
यह उदाहरण देखिए। नभ लाली चाली निसी चटकाली धुनकीन रतिपाली आलो अनत आए बन मालीन। इस दोहे में कवि ने श्रुत्यानुप्रास से एक अजीब सम्मोहक सौंदर्य की सृष्टि की है। एक संगीतात्मकता से भाव सृष्टि इसके अंतर्गत होती है। सतसई के 713 दोहों में से अनुप्रास संयोजन की दृष्टि से बहुत कम दोहे ऐसे हैं जिनका कि अनुप्रास हमें खटकता हो, अन्यथा उन्होंने जहाँ जहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है वहाँ उन्होंने उससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि ही की है। अलंकार योजना के पश्चात आते हैं हम अब छंद विधान पर। छंद विधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि कतिपय सोरठा छंद को छोड़कर संपूर्ण सतसई की रचना दोहा छंद में हुई है। बिहारी ने दोहे जैसे सीमित आकार वाले छंद में अपार अर्थ एवं भाव भर दिया है। अतः उनके दोहे के विषय में यह सर्वप्रसिद्ध उक्ति देखिए। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में चोटे लगे घाव करे गंभीर। इसके अतिरिक्त बिहारी ने जिस दोहा छंद को चुना है उस दोहे छंद के समचरणों अर्थात दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं एवं विषम चरणों अर्थात पहले एवं तीसरे में 13 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर 2 पंक्तियों में 48 मात्राएं होती है। 13 और 11 पर यति होती है। अंत में गुरु लघु आता है। छंद विधान के पश्चात हम आते हैं बिंब विधान पर। कविवर बिहारी का बिंब विधान भी बड़ा ही अनूठा बन पड़ा है। उनकी कृति बिहारी सतसई की बिंब योजना के विषय में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि बिहारी ने कुछ लक्षित बिंबों में एक ही रेखा खींचकर नारी के संपूर्ण सौंदर्य को बड़े कौशल से उभारने का प्रयास किया है और कुछ बिंबों में शारीरिक अंग विशेष का अंकन है। बिहारी ने विशेषकर आँखों के बड़े ही अद्भुत चित्र खींचे हैं। उदाहरण के लिए नारी के नेत्रों का एक यह बिंब दृष्टव्य है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन मानहु सुर सरिता विमल जल उचरत जुगमीन। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए बिंब का। उड़ती गुड़ी लकी ललन को अंगना अंगना मही बोरी लो दोरी फिरती चुबती छबीली छहाँ। इसी प्रकार से छींके पर रखी हुई दही की मटकी उतारती हुई नायिका का एक चित्र देखिए। अहे दहेड़ी जिनी धरे जिनी तू ले उतारी नीके हो छीके छुए ऐसे ही रह नारी। बिहारी के बिंबों की सृष्टि में बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति का विशेष योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त बिहारी ने अनेक बिंबों का प्रयोग किया है जिसे हम कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। इसे हम विस्तृत वर्णन इसका हम बिहारी की बिंब योजना के अंतर्गत पढ़ेंगे, परंतु कुछ बिंब हम यहाँ पर देख सकते हैं। गतिशील बिंबों में देखिए कि जो कर त्यों चिकुटी चले जो चिकुटी त्यों नारी छविसो गतिसी ले चले चातुर कातनिहारो। इस चित्र में दृश्यात्मक गुण प्रधान है किंतु इसकी दृश्यात्मकता गतिशील है। इसे स्केलेटन के सरल बिंब की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक दोहों में भी उनके बिंब देखने को मिलते हैं। बिंब विधान के पश्चात आता है अंत में काव्य रूप। बिहारी ने अपना संपूर्ण काव्य मुक्तक रूप में लिखा है। मुक्तक काव्य के समस्त गुण बिहारी की सतसई में देखने को मिलते हैं।
प्रत्येक दोहा अपने आप में स्वतंत्र, मौलिक, सरस, संक्षिप्त और अभिव्यक्ति की चुस्ती लिए हुए है। इसमें उक्ति वैचित्र्य और वाक वैदिक्य भरा पड़ा है। ये चमत्कारपूर्ण और प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। पाठक इनका रसास्वादन करके आनंद विभोर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कल भाव पक्ष पढ़ा और आज संक्षेप में हम कला पक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य में भाव एवं कला पक्ष दोनों का ही मणिकांचन संयोग है। काव्य कला जितने के संबंध में जितने भी गुण और सामर्थ्य की अपेक्षा की जाती है, बिहारी उसमें पूर्ण है। इसीलिए ये अन्य समकालीन कवियों से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।